वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 21 मार्च 2021। तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हमारा प्रिज्कर पुरस्कार 2021 से संबंधित है। प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज किसको दिया गया और किस फील्ड में दिया जाता है, इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो ये पुरस्कार जीवित वास्तुकार को जो विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान है उसके लिए दिया जाता है, और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी किसको दिया गया है ये अवार्ड? अभी ये अवार्ड दिया गया है फ्रांसीसी स्टूडियो लेकॉटन और वासल के संस्थापक कौन है? एनी लेकॉटन और फिलिप वासल, इनको दिया गया है 2021 के लिए प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन से संबंधित है। क्या है ये? वर्ष 2020 में इसको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा मंजूरी दी गई। यह मिशन 2021 में शुरू होगा और आगे 4 वर्षों तक चलता रहेगा। कौन से इसके घटक हैं, क्या है इसमें? 4 घटक हैं इसमें। क्या इस पे होना है? पहला, अनुसंधान, नवाचार और विकास पे फोकस करेगा। दूसरा, तकनीकी वस्त्रों का संवर्धन करना है, उनकी मार्केटिंग करना है, उनका विकास करना है। ये सारे काम भी इसके तहत किए जाएंगे, इसका दूसरा कंपोनेंट है। तीसरी बात करते हैं निर्यात संवर्धन, इसमें निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा चौथा इसमें कंपोनेंट है हमारा शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, इन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तकनीकी वस्त्र होते क्या है। तो इनके उदाहरण कुछ देख सकते हैं, जैसे मेडिटेक, तो ये क्या होगा? चिकित्सा में जो उपयोग किए जाने वाले वस्त्र होंगे। इसके अलावा एग्रो टेक्सटाइल क्या होंगे? एग्रोटेक यानी फसलों की सुरक्षा के लिए जिन वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए। जियो टेक्सटाइल क्या होंगे? तटबंधों की सुरक्षा के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही स्पोर्ट टेक और अग्नि सुरक्षा के लिए भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। बेसिकली इनका निर्माण सौंदर्य आदि के लिए नहीं, उनके रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बीमा संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित है। अभी ये राज्यसभा में बिल पास हो गया है। इसमें बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रावधान किया गया है, और इसमें FDI की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है। इसके पहले 2015 में इसको बढ़ा के किया गया था 49%, पहले ये 26% था। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जो बीमा कंपनियां हैं जो पूंजी की कमी से जूझ रही हैं उनको इससे निजात मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कार्यप्रणाली और उसके जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसके ऑथेंटिफिकेशन से संबंधित है। भारत सरकार ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या है इसमें और इसको कौन जारी करता है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में 94th प्लेस पे रखा गया है। सरकार ने आरोप लगाया है कि इसमें जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसमें स्वस्थ बच्चों की भी गिनती कर ली गई थी, इसलिए भारत का स्थान इस इंडेक्स में काफ़ी नीचे हो गया। और इवन इस इंडेक्स में भारत को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से नीचे रखा गया है। जबकि अगर खाद्य उत्पादक देशों की बात करें तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत का नाम आता है खाद्य उत्पादन में। कौन इसको जारी करता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस इंडेक्स को प्रतिवर्ष वेल्ट हंगर हेल्थ तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और इस कौन से 4 मानकों पे आधारित है उनको देख लेते हैं जिसके आधार पे इसको बनाया जाता है। तो पहला है अल्प पोषण, इसको इसमें लिया जाता है। देखते हैं पोषण की स्थिति क्या है किसी देश में। इसके अलावा दूसरा है बाल निर्बलता, जिसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? जिनका वजन लंबाई के अनुपात में कम होता है। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट है इसमें बच्चों में नाटापन
यानी चाइल्ड स्टंटिंग, लंबाई आयु के अनुपात में कम हो तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। और चौथा जो इसमें घटक है वो है बाल मृत्यु दर। इन 4 घटकों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की स्थिति दिखाई गई है वो ये कि अल्प पोषण में भारत में 14% बच्चे हैं, और चाइल्ड वेस्टिंग में 3% बच्चे हैं, और चाइल्ड स्टंटिंग 4% बच्चे इसमें आते हैं, और बाल मृत्यु दर में भारत में 7% बच्चे। तो ये डेटा इस इंडेक्स के आधार पे था। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एल्यूमिनियम एयर बैटरी से संबंधित है। क्या है इसको? अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इजराइल की एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है फिनर्जी, बैटरी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है ये, इसके साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए और भंडारण के लिए एल्युमिनियम एयर तकनीकी का प्रयोग करके बैटरी बनाई जाएगी, और इसके अलावा हाइड्रोजन के भंडारण का भी इसमें समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्या होगा एल्युमिनियम एयर बैटरी से, और इसमें ऐसा क्या होता है इसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो एल्युमिनियम एयर बैटरी में हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होगा और विद्युत उत्पन्न होगी। इस तरीके से ये कार्य करेगी। इससे लाभ क्या होंगे इसकी बात करें तो अभी वाहनों की बैटरी में जो यूज़ होता है वो किसका यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता है। अब जब इसकी जगह पर एल्युमिनियम एयर बेस्ड बैटरी का यूज़ किया जाएगा तो इससे क्या होगा, ऊर्जा की इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और ऊर्जा की क्षमता बढ़ने के साथ साथ इसकी लागत भी कम होगी। 2 बातें हैं इसमें। इससे अभी बैटरी को चार्ज करने के बाद जो वाहन जाते हैं वो मोस्टली औसतन 150 टू 200 km तक जा सकते हैं, और एल्युमिनियम बैटरी से ये डिस्टेंस जस्ट डबल हो जाएगी और 400 किलोमीटर तक जा सकेंगे। तो इस तरीके से एल्युमिनियम एयर बेस्ड बैटरी लाभदायक होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि हमारी पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे से संबंधित है। क्या है ये? पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे कुछ पेटेंट कार्यालयों के मध्य सूचनाओं को साझा करने में जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन प्रक्रिया है उसको गति देने के लिए की गई पहलों का एक समूह है पेटेंट प्रोसिक्यूशन। इससे क्या होगा, जो पेटेंट की प्रक्रिया होती है वो आसान हो जाएगी और चीज़ें जल्दी सुलझ जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा पेटेंट के प्रोसेस में, आवेदन बहुत समय से निपटाए जा सकेंगे। न्यूज़ में किस लिए? क्योंकि अभी हाल ही में भारत और जापान ने पेटेंट सत्यापन के सहयोग पर सहमति जताई है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षक प्राधिकरण के रूप में एक दूसरे के कार्यालयों को मान्यता देने पर सहमत भी हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सामर अभियान से संबंधित है। क्या है सामर अभियान? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया सामर का। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि उद्देश्य क्या है, और शुरू किसके द्वारा किया गया? इसको झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है, और उद्देश्य क्या है? रक्त की कमी से ग्रस्त महिलाएं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करना तथा विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य बिठाकर एक दूसरे को उससे संबद्ध करके आपस में जोड़ के कुपोषण की समस्या को दूर करना है। तो ये हो गया सामर अभियान। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी विश्व गौरैया दिवस से संबंधित है। कब मनाया जाता है ये 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है इस बार? आई लव स्पैरो। वैसे कई सालों से यही थीम इसकी चल रही है। IUCN की बात करें तो उसकी रेड लिस्ट में गौरैया को लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, अर्थात कम चिंताजनक या खतरे से बाहर की श्रेणी में। हालांकि आवास की समस्या और
प्रदूषण की समस्या की वजह से ये काफ़ी कम हो गई थी पिछले 20 साल में। अगर IUCN की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ है। थैंक यू।